नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गुरुवार देर शाम ईडी की टीम भारी फोर्स के साथ केजरीवाल के घर पर पहुंची थी। यहां तलाशी और पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। ये सरकार बस तानाशाही सरकार है। सारे विपक्षी नेताओं को अगर वो जेल में डालना चाहते हैं तो चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है। जब चुनाव ही सारे मुद्दा है कि सारे विपक्षी नेता को वो जेल में डाल दे रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे सत्येंद्र जैन को दोबारा जेल में डाल दिया गया, मनीष जी को, संजय जी को, और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के घर पे और लगातार छापा और सिक्योरिटी सारी बढ़ा दी गई है। न किसी से मिले सारे फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। तो इस तरह से तानाशाही सरकार बहुत ज़्यादा ये काम कर रही है कि क्या किया जाए। मतलब सारे निर्दोष, अगर कोई भी प्रूफ है, आप एक भी प्रूफ दे नहीं पा रहे हो और सबको जेल में डाले जा रहे हो। ये कहाँ का तानाशाही है। आपको अगर प्रूफ मिलता है तो आप कदम उठाइए। आपको एक भी प्रूफ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप जेल में सबको डाल रहे हैं, सबके घर पे ईडी का रेड मरवा रहे हैं। सिर्फ आप लोग को एक मकसद है कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाए और अपना सरकार, एकाकी सरकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अप्रत्याशित नहीं है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया है। ईडी के 9 समन को अब तक देखने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी ने जांच में सहयोग नहीं किया है। तो दो बातें हैं। एक तो 10वें समन के साथ भी ईडी की टीम हो सकता है गई हो, जांच की बात भी सामने आ रही है, लेकिन जब तक प्रामाणिक ब्यौरा नहीं आ जाता है तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य नहीं है। केजरीवाल जी का घर सिक्योरिटी फोर्स ने घेर लिया है, जैसे कि किसी डकैत को पकड़ने गए हैं या किसी शत्रु देश से युद्ध हो रहा है। ये जनतंत्र की हत्या है। एक मुख्यमंत्री के साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अगर केजरीवाल जी दिल्ली में कांग्रेस से अलायंस तोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए, तो सारे संबंध निरस्त हो जाएंगे। दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो इनसे भी ज़्यादा संगीन अपराध में या भ्रष्टाचार में जुड़े थे, और जिसके बारे में खुद स्वयं मोदी जी ने कहा था कि एनसीपी का भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का है। और अजीत पवार 2-3 दिन के अंदर जब बीजेपी के सहयोगी बन गए तो वो कहाँ गया। उस समय कहा था कि ये मोदी का वादा है, जेल छोड़ के रहूँगा। तो ये अत्याचार है। देखिए, ये क्या किया जा रहा है ये तो वही जाने, लेकिन चूंकि चुनाव है तो इस तरह की सरगर्मी हर जगह देखने को मिल रही है। और जिस तरह से झारखंड में हुआ तो हो सकता है कि वहां भी करे, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि उन पर ऐसी कोई कार्रवाई ना हो और वो बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से चुनाव की तैयारी कर सके। जी, तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से उन्होंने लगातार काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। आप सभी जानते हैं कि स्कूल में जिस तरह से गरीबों के लिए जो शिक्षण व्यवस्था को किया गया, तो वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। और भी कई चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कर रहे हैं। इसके बावजूद किसी न किसी मामले में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, और जो भी दूसरे पार्टी में अगर कोई किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसे कई जगह क्लीन चिट दे दिया गया है, कई जगह के स्पेंडिंग में है। तो और कई लोग तो ऐसे हैं जिन पर भाजपा के लोगों ने ही तरह तरह के आरोप लगाए और उन्हें शामिल भी कर लिया गया, मंत्री भी बना दिया गया, फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए देश में सब लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देखिए, आप जानते हैं शराब घोटाले के मामले में पिछले कुछ दिनों से एक गहमागहमी चल रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले टीआरएस के प्रमुख और तेलंगाना के प्राक्तन मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर, उनकी बेटी कविता जी को भी गिरफ्तार किया गया था, जो सांसद है।
तो ये मतलब एक दिशा निर्देश दे रहा था कि आगे आने वाले समय में शराब घोटाले में बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। तो ये तो स्वाभाविक है, क्वाइट नेचुरल है कि इसका तार अंत में तो अरविंद केजरीवाल तक ही पहुंचेगा, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया साहब भी जेल के अंदर है। तो स्वाभाविक है, तो सिसोदिया साहब से तार कविता होके फिर आके केजरीवाल जी तक रुक गया। तो केजरीवाल जी का गिरफ्तार होना मुझे लगता है समय का ही बात था, बस समय आ गया, गिरफ्तार हो गए। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने पर कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर एक बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन समेत अन्य दिग्गजों ने सिलसिलेवार आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने से मुश्किलें और चुनौतियां भी गिनवाई। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी को पुंग बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल ने कहा कि पैसे नहीं होने से नेताओं को दूसरे शहर तक नहीं भेज पा रहे हैं, रेल टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं। अजय माकन का कहना है कि पार्टी चुनाव तक भी नहीं छपवा पा रहे हैं, साथ ही विज्ञापन बुक नहीं करवा पा रहे हैं, चुनाव तैयार नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया है, हमें आशाएं बनाकर चुनाव में उतारना चाहते हैं। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए, वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। Anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right?
You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled. Right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. This is a criminal action on the Congress party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy is a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. तो फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। क्या कुछ कहा बीजेपी के नेताओं ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से एक्सपर्ट के रूप में आदरणीय प्रसाद जी ने यह समझाया कि किस प्रकार, जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है, यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा। द एरा ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट इज ओवर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये एरा नहीं है अब, चाहे आप गांधी परिवार के ही क्यों ना हो सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रिमेंबर इट इज नॉट द बैंक अकाउंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन, इट इज द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन। अभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बहुत ज्ञान मिला है और राहुल गांधी ने तो ऐसा ज्ञान दिया है कि देश को भी काफी समय लगा समझने में। तो ऐसा लगा कि बोलना जरूरी है। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक ट्वीट किया, आपको पता ही है, देखा होगा आपने। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। इन अटर डेस्परेशन ऑफ इमिनेंट डिफीट, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले।
लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। बात करेंगे अगली खबर की। 1.5 साल में 5 मामलों में सजा के बाद आजम खान को गुरुवार को एक बड़ी राहत मिल गई। आपको बता दें कि रामपुर की एक अदालत ने चर्चित डूंगरपुर मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान समेत सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही रामपुर के चर्चित डूंगरपुरी प्रकरण में आजम खान और अन्य के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज थे। इसमें से एक मुकदमे में सभी आरोपियों को पहले ही बरी किया जा चुका है, जबकि दूसरे मामले में आजम खान को 7 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा चुके हैं। साथ ही आजम खान समेत 4 लोगों को इसमें सजा भी हो चुकी है, जबकि इसी मामले में 3 आरोपियों को बरी भी कर दिया गया। इसी प्रकरण में गुरुवार को एक मामले में फैसला आया। इसमें आजम खान समेत 8 लोग आरोपी थे। इसमें मकानों पर बुलडोजर चलवाने के साथ ही घर में लूटपाट करने का भी आरोप था। इसी सुनवाई में जिले की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी। बता दें कि वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। इस मामले में आज फैसला सुनाया गया। इसमें आजम खान समेत सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल के बीच अब कोई भी गठबंधन नहीं है। साथ ही 2022 के चुनाव तक ही गठबंधन था, 2024 में कोई भी गठबंधन नहीं है। इससे पहले भी सपा से कई साथी उन्हें छोड़ चुके हैं। साथ ही गौरतलब है कि महागठबंधन के साथी एक एक कर अखिलेश यादव को छोड़ रहे हैं या फिर खुद अखिलेश यादव उनसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने 2022 चुनाव के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी से दूनी बना ली थी और अब बाद में अपना गठबंधन तोड़ दिया। कुछ हफ्ते पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा से अपना गठबंधन खत्म कर बीजेपी के साथ हो लिए थे और अब पल्लवी पटेल और की पार्टी अपना दल के गठबंधन खत्म होने का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल हमारे साथी पूर्व मंत्री सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका साथ हमें मिला, उनके समर्थक सहयोगी इस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है उसमें हमारा समाजवादियों का पूरा साथ देंगे, गठबंधन का साथ देंगे, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। इसके लिए मैं सुनील सिंह जी का और उनके सभी सहयोगी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला भी बोला और बीजेपी को चंदा लेने वाली पार्टी भी करार कर दिया। साथ ही दावा किया कि उनको लेकर लोगों में भारी उत्साह है, उनका किसी के साथ मुकाबला नहीं है। तो वहीं सपा से टिकट न मिलने के सवाल पर कहा कि कोई धोखा नहीं हुआ। तो मैंने कहीं से नहीं उठना सीखा। बस 10 साल 11 साल के जीवन में मैं 4 साल 25,000 लोगों की जान गई। किसी नेता को तकलीफ नहीं हुई, ना राष्ट्रीय स्तर के, ना प्रदेश स्तर के, ना यहाँ लोकल स्तर के। मैं ही था ऐसे बिजनौर में जो रात को 10:30 बजे तक हड़ताल पे बैठा रहा, धरने में बैठा रहा कि यहाँ के लोगों की जीवन रक्षा भी करो। तो मैं तो नगीना से इस तरह प्यार करता हूँ जिस तरह से लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं। ये वो मिट्टी है जिसने बहुत लोगों को इज्जत दी है। मैं बस सीधा ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। वो अपने अपने प्रत्याशी उतारें और उनके प्रत्याशी जाके फील्ड में काम करें, उनके लिए मेरी मंगल कामना है। लेकिन हम इस नगीना की जनता के लिए काम करेंगे क्योंकि नगीना ने बहुत लोगों को मौका दिया। नगीना के बारे में किसने नहीं सोचा, बिजनौर के बारे में किसने नहीं सोचा। बात करेंगे अगली खबर की। बदायूं में 2 बच्चों की घर में घुसकर निम्न हत्या के मामले में यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के दूसरे आरोपी जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जावेद दोनों बच्चों की हत्या के बाद पहले दिल्ली भाग गया था, इसके बाद उसे बरेली से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बदायूं हत्याकांड के अन्य आरोपी साजिद को पुलिस ने पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया। तो वहीं जावेद की अरेस्टिंग पर
बच्चों के पिता का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये कहा है कि जावेद का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, हत्या क्यों हुई है ये पता लगना चाहिए। खुराना इसको गिरफ्तार की जाए और उससे पूरी पूछताछ की जाए, और पूछताछ करने पे ही उसको पता चलेगा कि हम इसने ऐसा घृणा काम क्यों किया। अब जो मान लो पकड़ गया, मान लो अगर इसका इंतजाम तो कर दिया जाएगा तो फिर पता ही राय नहीं खुलेगा हमारा, और राय खुलना जरूरी है। अभी पता हो सकता है कि इसके पीछे और कोई भी हो लोग, तब पता चले कि हाँ कि कितने लोग इसमें साजिश में हैं, या किसी ने साजिश करके हमको बच्चों को मरवाया है, हमारे सब घर को मरवाना चाहता था। वो तो मम्मी को भी मार देता और हमारे बेटे को भी मार देता। तो इस चीज को जो है कि जरा पुलिस और प्रशासन जो है इस पर ज्यादा गौर में ध्यान दें, इसको ऐसे गिरफ्तार। दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए हमारे द्वारा 5 टीमें लगाई हैं। जनपद में लगातार प्रयास करें उसको पकड़ने के लिए, इंक्लूडिंग जो एसओजी की टीम है वो भी उसमें काम कर रही है, और उसके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सब जगह तलाश की जा रही है उसकी, और सारे प्रयास इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि हम उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर लें। जी हाँ, उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम उसकी गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 घाव हैं, इंसाइज्ड वुंड्स हैं, धारदार हथियार से किए गए हैं, और जो हमने हथियार बरामद किया है मर्डर वेपन वो उससे मैच करता है, मेल खाता है। और जो दूसरा बच्चा है अहान, उसके ऊपर 2 चोटें हैं, वो भी इंसाइज्ड वुंड हैं, एक गर्दन पे चोट है, एक चेहरे पे चोट है, बड़े बच्चे के भी हाथों में भी चोट है। तो इस प्रकार, और सारे वुंड्स इंसाइज्ड वुंड हैं, और जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज, ये डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, तो वहीं जावेद की गिरफ्तारी से पहले उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद को निर्दोष बताता हुआ नजर आया है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उससे पूछताछ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं गाँव में मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। सुनो। बात करेंगे अगली खबर की। हमीरपुर में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बता दें कि जहां ओवरलोडिंग की खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद गहरी नींद में सोया आरटीओ प्रशासन अपनी नींद से जगा और एआरटीओ अमिताभ राय ने ओवरलोडिंग ट्रकों पर कार्रवाई की और 7 ट्रकों में से 7 लाख का जुर्माना वसूला। बता दें कि ये कार्रवाई सुमेपुर बया हमीरपुर मार्ग पर संघ चेकिंग के दौरान देखने को मिली। बात करेंगे अगली खबर की। बाबा बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है, जहां उनकी हनुमान कथा चल रही है। बता दें कि यहां उन्होंने मुरादाबाद का नाम बदलकर माधवनगर रखने की मांग की है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कई कारण भी गिनवाए हैं। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में इतने नाम बदल गए, जब फिरोजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो सकता है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो सकता है, तो मुरादाबाद को अब माधवनगर कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।